हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विड्डी के में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार पीजीटी जो 22 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की हमने 22 तारीख को 4 बजे शाम को अपलोड किया था। तो जल्दीबाजी में कुछ क्वेश्चन का आंसर हमने गलत बता दिया था, उसको हम इस वीडियो में बताएंगे किस किस क्वेश्चन का आंसर गलत उस समय बताया गया था और उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें हमने बताया था दैत्यवाद भूगोल को किसी ओर ले जाता, तो हमने बताया था भूगोल के एक पहलू पर दूसरे की कीमत पर अधिक जोड़ देना। अभी भी मेरा आंसर यही रहेगा। ठीक है, बाकी आयोग के ऊपर ये छोड़ देते हैं क्या मानता है। 72 नंबर क्वेश्चन में हमने इसमें एक फुटबॉल का स्टेडियम बताया था, अभी भी हम इसी पे कायम है। ठीक है, अब इसका वो बीपीएससी के आंसर की से ही मिलाया जाएगा। इसमें अणु हमने माना था, अभी भी हम यही मान रहे हैं, यही होगा। ठीक है, देखिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जैव ऊर्जा चक्र है, इसमें ई माने थे हमने, यही रहेगा। 75 का देखिए जीवित जीव के लिए नाइट्रोजन, इसको हमने मिट्टी में नाइट्रोजन का योग यही माना था और यही अभी भी हम मान लेंगे। ठीक, 76 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण निगरानी में रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है। ठीक है, प्राथमिक लाभ तो यह उच्च स्थानीय रिजोल्यूशन के साथ वास्तविक समय डेटा प्रदान करता है, यही माने थे, अभी भी वही रहेगा। ठीक है, GIS का है तो यह वैश्विक सूचना भौगोलिक सूचना प्रणाली है। ठीक है, आगे नेट माइग्रेशन हमने बताया था किसी देश में अप्रवासी और प्रवासियों की संख्या के बीच का अंतर, यही अभी भी है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। देखिए महान भारतीय रेगिस्तान जिसे थार के रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, तो हमने बताया था सिंधु गंगा के मैदान में, अभी भी वही रहेगा। ठीक है, भारत में एल्युमिनियम उत्पादन का प्राथमिक स्रोत कौन सा है, तो यह बॉक्साइट है। अगला देखते हैं, पंजाब और हरियाणा राज्यों में कौन सी कृषि पद्धति आम है। ठीक है, तो यह सिंचाई और तंत्र के व्यापक उपयोग के साथ वाणिज्यिक कृषि, हमने यही बताया था। ठीक, यही अभी भी हमने बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 82, कौन सी नदी बिहार और, इसमें हमने ई बताया था तो ई अभी भी मान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 83, बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, हमने ई इसमें बताया था। ठीक है, तो ई ही रहेगा, शिवहर उसमें सही है। क्वेश्चन अगला देखते हैं 84, किस प्रकार का मानचित्र, इसमें हमने मर्केटर को माना था, अभी भी यही रहेगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं, इसमें हमने 68 माना था। सामान्य वितरण में लगभग कितना % डेटा माध्य के एक मानव विचलन के अंतर्गत आता है, तो 68 इसमें यही रहेगा। आगे देखते हैं, सर्वेक्षण में GPS यानी वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है, तो प्राथमिक लाभ इसमें यह था। ठीक है, यह दूरी और कोणों की अधिक सटीक माप प्रदान करता है। यह सर्वेक्षण करता है सीमित वाले दूर दराज क्षेत्रों में काम करने की अनुमति देता है, हमने इसको बी माना था, अभी भी यही है। ठीक है, 87 नंबर, वह प्रक्रिया, इसमें हमने कटाव को माना था, कटाव मतलब अपर्दन होता है। ठीक है, तो यही सही है, अभी यही सही भी रहेगा, इसमें कोई मतलब बदलाव होने की संभावना नहीं है। अभी हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे किस किस क्वेश्चन में मतलब अभी भी डाउट रहेगा, तो आप लोग उसको अलग करके ही अपने क्वेश्चन को ऐड करेंगे, उसको छोड़ देंगे आयोग के ऊपर। ठीक, अगर आप उसको भी ऐड करते हैं तो समझ लीजिए बाद में आपको दिक्कत होगा। नदी के मुहाने पर तलछट, इसमें हमने डेल्टा बताया था, ये भी सही है। ठीक, आगे किस बायोम में विशेषता कम तापमान परमाफ्रॉस्ट और सीमित वनस्पतियाँ हैं, तो हमने टुंड्रा बताया था, अभी भी इसी पे कायम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा शब्द उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा ग्लेशियर से बर्फ टूटकर समुद्र में गिरती है, तो हमने व्यांत करना बताया था, ये भी अभी भी यही रहेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या मैं क्वेश्चन, कौन सा शब्द जलवायु क्षेत्र में तापमान वर्षा और अन्य मौसम परिवर्तन के दीर्घकालीन व्यवस्था का वर्णन करता है, हमने उस समय जलवायु पहले बताया था, फिर बाद में मौसम विज्ञान कर दिया था, तो अभी ये इसका जलवायु ही रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम बदलाव कर रहे हैं। दूसरा देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक हाउस, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने बताया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93, इसमें हमने एल नीनो बताया था। ठीक है, अभी भी यही रहेगा। भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप में गर्म समुद्री तापमान की विशेषता वाली घटना का क्या नाम है, एल नीनो ही हमने बताया हुआ था। आगे देखते हैं अगला, कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र में सम्मिश्र संतुलन को प्रभावित करता है, तो हमने बताया था विवर्तनिक क्रिया, अभी भी यही रहेगा। अगला देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटों की गति की व्याख्या करता है, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे विवर्तनिक गतिविधियाँ और यहाँ पे प्लेट विवर्तनिक। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन, देखिए कौन सी विशेषता आमतौर पर अभिसारी प्लेट सीमा से जुड़ी हुई है, तो इसमें गहरे समुद्री खाइयाँ हो जाएगी, यह 100% राइट है। इसका हमने वही बताया था, अभी भी है, बहुत सारे लोग इसका आंसर गलत बता रहे हैं, तो आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप इसको अगर एक से अधिक ऐड करते हैं तो आपका निश्चित तौर पे क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, मध्य
महासागरीय कटिका और दरार घाटियाँ अपसारी प्लेट सीमा पे होती है, मतलब जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है। ठीक, अगला देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। अनाच्छादन का कौन सा एजेंट मुख्य रूप से सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों पर कार्य करता है? तो यह अपक्षय क्रिया होगा इसका। अगला देखते हैं, ऐसा माना जाता है कि इसका हमने सुपरनोवा विस्फोट माना था। निहारिका परिकल्पना के अनुसार अनुसार सौर निहारिका के ढहने का क्या कारण है? तो हमने सुपरनोवा माना था विस्फोट, यही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनके स्रोतों के आधार पर वायुराशियों का प्राथमिक वर्गीकरण नहीं है पूछा था। ठीक है, तो हमने ए और सी माना था, अभी भी हम वही मान रहे थे क्योंकि हमने सविंद्र सिंह की बुक पढ़ी जब जलवायु विज्ञान, तो वायुराशियों का वायु उत्पत्ति का जो प्राथमिक, ठीक है, स्रोत क्षेत्र के आधार पर यहाँ पूछा था, तो उसने यहाँ पे 3 बातें बताई थी, उष्णकटिबंधीय, ठीक है, क्षेत्र, फिर ध्रुवीय क्षेत्र और उपोष्णकटिबंधीय, यह 3 उन्होंने बताया हुआ है। उसके साथ यह महाद्वीपीय और समुद्र जुड़ता है। तो प्राथमिक यहाँ पे पूछ रहा है, प्राथमिक वर्गीकरण में शामिल नहीं है, तो प्राथमिक वर्गीकरण में महाद्वीप और समुद्र शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका हमने डी बताया था, वो अभी भी सही है। जिसको अगर ये सब चीज़ें डाउट है, अगर चाहता है मतलब उसको प्रूफ देखना, तो आप लोग मोबाइल नंबर 70 54 35 12 53 पर मैसेज करेंगे, वहाँ से हम आपको ये सबके प्रूफ उपलब्ध करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा कारक मुख्य रूप से वायुराशियों के तापमान और आर्द्रता से आर्द्रता विशेषताओं को प्रभावित करता है? इसमें हमने डी माना था, एक से अधिक, यह तीनों। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है? तो हमने इसमें बताया था भौगोलिक स्थिति और अक्षांश। ठीक है, यहाँ पूछा किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करेगा, कोई एक क्षेत्र है, वहाँ की जलवायु को क्या निर्धारित करेगा? वह भौगोलिक उसकी स्थिति क्या है, मतलब वो पर्वत है, पठार है या मैदान है। ठीक है, उसके साथ साथ वह अक्षांश, मतलब किस अक्षांश पे, ध्रुवीय क्षेत्र पे है या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पे है, तो हमने इसको यहाँ पे सी माना हुआ था। ठीक, मुख्य रूप से पूछ रहा है तो भौगोलिक स्थिति और जबकि दैनिक मौसम व्यवस्था जो है यह भौगोलिक स्थिति से ही पता चल जाएगा वहाँ के। ठीक है, वार्षिक वर्षा भी पता चल जाएगा भौगोलिक स्थिति से, अक्षांश से ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, कोपेन की जलवायु, इसमें हमने बताया था तापमान एवं वर्षा। अगला देखते हैं 103, कौन सा जलवायु प्रकार पूरे साल गर्म तापमान और बहुत कम या शून्य वर्षा वाला क्षेत्र है? तो हमने इसको बताया था रेगिस्तान, और ये भी बोला था रेगिस्तान 2 प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान होता है, एक शुष्क ठंडी जल रेगिस्तान होती है। जैसे भारत में लद्दाख है, वह एक ठंडी रेगिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसे पूरे साल गर्म, यहाँ उष्ण रेगिस्तान मतलब देना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसका आंसर यही होगा जहाँ तक उम्मीद है, 99%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104, कौन सा शब्द महाद्वीपीय उत्थान और मध्य महासागरीय कटक के बीच पाया जाने वाले समुद्र के एक बड़े समतल क्षेत्र का वर्णन करता है? तो यह रसातल मैदान इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, समुद्री धाराओं की गति किसके द्वारा संचालित होती है? तो हमने हवा बताया था, अभी भी हम इस पे कायम है। देखिए, पृथ्वी का घूर्णन, ये भी क्या होता है, समुद्री धाराओं की गति को नहीं प्रभावित करता, उसकी दिशा को प्रभावित करता है। यानी जब पृथ्वी का घूर्णन होता है उसके कारण क्या होता है, कोरियालिस बल प्रभाव आता है। ठीक है, मान लीजिए धारा चल रही है, उसके बाद पृथ्वी का जब घूर्णन होगा तो कोरियालिस बल कार्य करेगा, तो ये धारा मतलब उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, दाएं ओर बाईं ओर ऐसे मुड़ती है ना, दोनों गोलार्धों में दाएं बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये पृथ्वी का घूर्णन जो होता है मुख्य रूप से हवा की गति को नहीं संचालित करता है, यह उसके दिशा को विक्षेपित करता है। ठीक है, तो इसमें हवा मुख्य कारण होता है गति का। तो आप लोग जब सविंदर सिंह की जलवायु वाला बुक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है उत्पत्ति के कारण। ठीक है, उसके साथ साथ लिखा हुआ विक्षेपण के कारण, ये सब 3 कैटेगरी में उसको इन्होंने बांटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 106, देखिए इसमें गल्फ स्ट्रीम होगा, कौन सी महासागरीय धारा मैक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी को अटलांटिक महासागर के पार पश्चिमी यूरोप तक पहुँचाती है, जिससे वहाँ की जलवायु प्रभावित होती है? तो यहाँ पे एक गल्फ स्ट्रीम ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए समलवण रेखा, समालवणता रेखा को मिलाने वाली रेखा मतलब समलवण रेखा ही होगा। आगे देखते हैं 108, किस प्रकार की मिट्टी में कण मिट्टी से बड़े लेकिन रेत से छोटे होते हैं? तो यह गाद ही होता है, ये एकदम 100% सही है। अभी जो भी क्वेश्चन डाउटफुल है हम आपको अभी लास्ट में बता देंगे, आप लोग उसको अलग करके ही अपने सही क्वेश्चन को जोड़िएगा, क्योंकि वह क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, उसको छोड़ के ही जोड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 109, जलवायु परिवर्तन मत्स्य पालन को कैसे प्रभावित करता है? तो यह समुद्र के तापमान और आवास को बदल देता है, हमने ये बताया था, और ये भी सही ही है। ठीक है, इससे मछली प्रजाति की बहुतायत बढ़ती है, बिल्कुल गलत है। इसका मछली की आबादी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं 110, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्राथमिक कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो यह अपलेशियन ही है। ठीक है, यहाँ पे पाउडर नदी नहीं है,
इलिनोइस भी है प्राथमिक, ये भी कोयला क्षेत्र है, लेकिन प्राथमिक उत्पादक में नहीं होता है। एप्लेशियन पर्वत ही प्रमुख रूप से अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ से ही 50% से अधिक कोयला यहीं से निकाला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा मध्य पूर्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका यह सऊदी अरब है। क्वेश्चन नंबर 112, यहाँ पे देखिए, मध्य पूर्व में पेट्रोलियम के संबंध में हार्मुज जल मध्य का क्या महत्व है? ठीक है। तो यह वैश्विक पेट्रोलियम निर्यात के लिए महत्वपूर्ण चौक पॉइंट है, यही इसका सही है। यह एक प्रमुख तेल उत्पादक है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो हार्मुज जल मध्य है एक प्रकार का संकरा, ठीक है, समुद्र एक खाड़ी ही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, रूस और ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क खनन के से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो इसमें डी हो जाएगा, एक से अधिक, क्योंकि अगर कहीं भी लौह अयस्क खनन होता है तो वहाँ पे वनों की कटाई भी करनी पड़ेगी, और उसके बाद वो जब खनेंगे वहाँ से तमाम प्रकार के गैसें निकलेंगी। ठीक है। और विषैले और भी तत्व निकलेंगे, तो उससे जल प्रदूषण भी होगा, मिट्टी भी कटाव होगी। आगे देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका किस राज्य में मैग्नीज खनन महत्वपूर्ण है? तो इसमें से कोई नहीं। ठीक है, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 115, इनमें निम्नलिखित में से कौन सी सतत कृषि पद्धतियाँ हैं? तो एक से अधिक हो जाएगा, प्राकृतिक कृषि और जैविक खेती। हम बताए थे मोनोकल्चर क्या होता है, एक ही फसल को बार बार उगाना मोनोकल्चर के अंतर्गत आता है। जैसे जीवन निर्वाह कृषि, जो भी विकासशील देश होते हैं वहाँ पे जैसे धान गेहूँ की बार बार कृषि की जाती है, क्योंकि वहाँ पर अधिक जनसंख्या होती है, उस जनसंख्या के भरण पोषण के लिए गहन कृषि की जाती है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा। अब देखिए अगला देखते हैं, कृषि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कैसे योगदान करती है? हमने बताया था कि पशु उत्पादन के माध्यम से और उर्वरकों के प्रयोग से, इसमें डी भी हमने बताया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 117, विश्व में लौह इस्पात, इसमें भी बताया था हमने, चीन, भारत और जापान, यही सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 118, सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति के लिए कौन से कारक? इसमें हमने डी बताया हुआ था, ये भी अभी सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका हमने बताया था मॉन्ट्रियल, हाँ, कनाडा में। ठीक है। तो डी का तीसरा, देखिए डी का तीसरा पहले में, यही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्यस्तम मार्गों और परिवहन नेटवर्क को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं? तो इसमें डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तकनीकी प्रगति भी, राजनीतिक स्थिरता और सरकारी नीतियाँ भी होती है, साथ ही भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधन ये सब होते हैं। देखिए इसमें देखिए, दुनिया में सड़कों की लंबाई और घनत्व सबसे अधिक है, तो यह उत्तरी अमेरिका में, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, सू नहर और बेलैंड नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस जलमार्ग में किया गया है? तो यह महान झीलों और सेंट लॉरेंस जलमार्ग पे किया गया है। देखिए चीन की महान दीवार की लंबाई कितनी है? तो इनमें से कोई नहीं, 21,000 से, ठीक है, लगभग है, उससे कुछ ज़्यादा ही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, किस प्रजाति को आधुनिक मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज माना जाता है? ठीक है, तो इसमें हमने बताया था होमो इरेक्टस। ठीक है, तो आधुनिक मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज जो है होमो इरेक्टस ही माना जाता है। ठीक, होमोसेपियंस तो हम लोग आधुनिक मानव है ये हैं। ठीक है, होमोसेपियंस तो आधुनिक मानव है, हम लोग भी होमोसेपियंस ही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125, ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा क्या है? तो यह है पुर्तगाली, हमने बताया हुआ था। ठीक है। अगला, कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे वनों की कटाई जो होती है उससे जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 127, यहाँ पे हमने बताया था उप सहारा। ठीक है, जो आमतौर पर मानसून से प्रभावित नहीं होता है तो उप सहारा नहीं होता है, जबकि दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया ये सब होते हैं। 128 देते हैं कि देश में मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यह भारत थी, हमने बताया हुआ था, अभी भी उसी पे हम कायम रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 129, गर्मियों के दौरान सहारा रेगिस्तान में उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य में चलने वाली शुष्क धूल भरी हवा को क्या कहा जाता है? हमने इसमें कहा था चाहे डी होगा चाहे ई होगा। ठीक है, क्योंकि वह जो हवा है वो सिराको हवा है, ऑप्शन में सिराको नहीं है, सिराको हवा को ही, ठीक है, यहाँ पे मिस्र में खमसीन कहा जाता है और सूडान में हबूब कहा जाता है। तो आयोग अगर डी मानता है, ठीक है, या तो इनमें से कोई नहीं मानेगा। ये सस्पेंशन में क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 130, भारत में उस पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है जो सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन से के पठार से अलग करती है? तो यह विंध्यन पर्वत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, कौन सा प्रसिद्ध उत्तरी अमेरिका घास का मैदान अपनी लंबी घास प्रजातियों के लिए जाना जाता है? तो यह प्रेयरी का मैदान है। ठीक है, देखिए 132, जननांगीय संक्रमण के किस अवस्था की विशेषता उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर है? तो यह दूसरी अवस्था की है। यह भी सब आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए सतत शहरी विकास की रणनीति क्या है? तो हमने बताया था हरित स्थानों के मिश्रित भूमि उपयोग को बढ़ावा देना, हमने यही बताया था, अभी भी वही रहेगा। आगे देखते हैं,
स्थिर मानव विकास के 4 स्तंभों में से एक है। नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिरता को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो हमने बताया था वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। ठीक है, तो हमने इसी को बताया था और इसी पे अभी भी हम कायम रहेंगे। ठीक, बहुत सारे लोग इसमें डी भी बता रहे होंगे। ठीक है, तो हम अभी सी ही बताए थे, तो अभी यही रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 136। ठीक है, सकल, इसमें डी हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक GNH के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे जो भूटान था इसकी अवधारणा वहीं से आई थी। ठीक है, यह एक पर्यावरण पर प्रौद्योगिकी के हानिकारक प्रभाव को ध्यान में रखता है, ये भी सही डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जनजाति दिया हुआ क्षेत्र दिया हुआ है, तो पिग्मी जो है वह जायरे बेसिन, ठीक है, बुशमैन, कालहारी मरुस्थल, बेडोइन, सहारा रेगिस्तान। तो देखिए यहाँ पे एक का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, तो ये इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, जलवायु परिवर्तन प्रजातियों के लिए आवास उपयुक्तता को कैसे प्रभावित करता है? तो इसमें सी हमने बताया था और सी ही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, उराव जनजाति हमने बताया था झारखंड, तो झारखंड ही होगा। ठीक है, कई सोचाई देते हैं कौन सी शिकार तकनीकी आमतौर पर अफ्रीका के बुशमैन से जुड़ी है? तो हमने इसमें बता दिया था धनुष बाण, तो अब ये डी हो जाएगा, एक से अधिक, क्योंकि आज हमने इसको पढ़ा है फिर से तो हमको ये मिला। आप लोग अगर लगाए होंगे आपका बी तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें सभी सही हो जाएगा। देखिए अगला, आधुनिक दुनिया में कई घुमंतु जनजातियों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? ठीक है, तो उनका जो होता है पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का नुकसान हो रहा है, वही चुनौतियां हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ग्रोथ पोल सिद्धांत के महत्व पर जोर देता है। तो हमने बताया था स्थानीय रूप से, ठीक है, केंद्रित विकास पहल, हमने यही बताया था, तो अभी भी हम वही मान रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 143, तारिम बेसिन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो हमने बताया था कुनलुन और टियासान, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित पर्वतीय श्रृंखला को कोड का उपयोग करके पूर्व से पश्चिम सही क्रम हमने बताया था। ठीक है, बताया था इस तरह से हमने बनाया हुआ था। तो पहले बताया था मकालू है, उसके बाद गौरीशंकर है। ठीक है, तो मकालू 2 और उसके 2 और 4, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कौन सी प्रसिद्ध नदी जापान की राजधानी टोक्यो से? तो यहाँ पे सुमिदा नदी। ठीक, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, जापान के भूदृश्य पर किस प्रकार की भू आकृतियाँ हावी है? तो हमने बताया था पर्वतीय क्षेत्र, तो यही 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 147, कौन सा समुद्र जापान को कोरियाई प्रायद्वीप से अलग करता है? हमने बताया था जापान सागर, तो यही होगा। आगे देखते हैं, आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है और मौलिक कृति जियोग्राफिया के लेखक कौन है? तो हमने इसमें हमबोल्ट बताया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, सब लोग को अभी कन्फ्यूजन हो रहा होगा। पूछा आधुनिक भूगोल की, इसका अंग्रेजी भी पढ़ लीजिए, हमने अंग्रेजी भी पढ़ा, मॉडर्न ज्योग्राफी के वहाँ पे जनक पूछ रहा है, तो वहाँ पे हमबोल्ट ही इसका पहले का उत्तर से होगा। फिर कह रहा है और मौलिक कृत जियोग्राफिया के लेखक कौन है? तो जियोग्राफिया जो था वह स्ट्रैबो ने लिखा था, तो स्ट्रैबो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल हमबोल्ट। इसका प्रूफ हमारे पास है, अगर आप लोग चाहिए तो वहाँ से हम आपको उपलब्ध करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 149, कौन सी भौगोलिक अवधारणा भौतिक और सांस्कृतिक रूप से दुनिया के सभी हिस्सों के परस्पर जुड़े होने पर जोर देता है? तो हमने इसको छोड़ दिया था। ठीक है, मतलब भूलवश, तो हमने इसमें वैश्वीकरण माना था, तो ये भी अभी सही रहेगा। वैश्वीकरण ज़्यादा यही सही है, क्योंकि भौगोलिक कारा परस्पर, ठीक है, जुड़ाव पर जोर देता है, तो वैश्वीकरण जो है यही जुड़ाव पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 150 लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विधान मात्रात्मक क्रांति के दौरान स्थानीय विश्लेषण तकनीकों के विकास से जुड़ा हुआ है? तो यह इसमें था डेविड हार्वे, हमने बताया था, और डेविड हार्वे ही सही रहेगा। तो आप देखिए इसमें से यहाँ पे भी जीएस में जो ज्योग्राफी आए थे उसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रहा है, चंद्रमा सदृश कौन सा ग्रह? तो इनमें से कोई नहीं होगा, चंद्रमा एक उपग्रह है, ग्रह नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन दोहराया होता है, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा? तो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को डाउट है, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती कहाँ मिलती है? तो यह मिलती है बाढ़ क्षेत्रों में, ये 100% सही है। अगर आप भी अभी तक घूम रहा है तो आप लोग NCERT मानव भूगोल, ठीक है, कक्षा 12 की पुस्तक पढ़ लीजिए, वहाँ पे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप लोग 7054, ठीक है, 351253 पे मैसेज करिए, वहाँ पे हम आपको प्रूफ भेज देंगे। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट ये है, शुष्क जो बिंदु बस्ती पाई जाती है वह दलदलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि जो नम बिंदु बस्ती होता है वह मुख्य रूप से, ठीक है,
शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। उस उल्टा होता है, जैसे मान लिया रेगिस्तान है तो वहाँ पे शुष्क बिंदु बस्ती कैसे पाई जाएगी? शुष्क बिंदु बस्ती का मतलब ऊंचाई वाला क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है, जहाँ से पानी न चढ़ पाए। मान लीजिए यहाँ पे खूब बाढ़ आ गया, अब बाढ़ आ गया, यहीं पे एक छोटा सा टापू है, तो यहाँ पे बाढ़ आ गया, लोग कहाँ भागेंगे? जहाँ ऊंचाई क्षेत्र है, यहाँ शुष्क बिंदु बस्ती है, तो यहाँ शुष्क क्षेत्र है, वहीं पे जाएंगे, वहीं बसेंगे, तो हो जाएगा शुष्क बिंदु बस्ती। और नम बिंदु बस्ती पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है मान लीजिए, ठीक है, पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है, पानी कहीं नहीं मिला है, यहाँ एक छोटा सा तालाब है, तो लोग उसी के किनारे बसना पसंद करेंगे, झील है वहीं पे बसना पसंद करेंगे, तो वहाँ हो जाएगा नम बिंदु बस्ती। जबकि शुष्क बिंदु बस्ती बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में। तो आप लोग इसको जरूर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। आप देखिए बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन, तो आपका रोहतास। आगे देखिए तेहरान, ये तो पूछा हुआ था एल्बुरी पर्वत पर। फिर देखिए यहाँ पे भारत के पूर्वी घाट पर सबसे ऊंची चोटी, तो यह महेंद्रगिरी बिल्कुल सही है। अगर आप भी अभी तक गुमराह हैं तो समझ लीजिए आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े थे। यही सब था क्वेश्चन, ठीक। आप देख लीजिए आपके कितने क्वेश्चन डाउट हैं ज्योग्राफी में, ठीक। देखिए अब इसमें जो है अब आयोग क्या मानता है, इनमें से एक से अधिक मानता है कि वैश्वीकरण, पूरी संभावना है वैश्वीकरण को ही मानना चाहिए, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन ये होगा डाउट, बाकी और आपको दिखाते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि जो भी मान लीजिए घुमंतु जनजातियाँ हैं उनके सामने जो चुनौती है, उनका पारंपरिक जो प्रथा है या ज्ञान है उसको सब क्या कर रहे हैं, लोग समाप्त कर रहे हैं। बाकी शहरी समाज का एकीकरण हो जाए उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा अगर पहुंचेगा तो उनका कैसे नुकसान होगा? 1% नहीं नुकसान होगा, ठीक है। आगे देखिए कौन से और डाउट क्वेश्चन है, इस पर एक बार मान लीजिए डाउट लगा लीजिए। अभी जब 100% हमको मिल जाएगा हम ज़रूर, ठीक है, स्टेटस लगाते हैं तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर देखेंगे। हमारा नंबर अगर चाहें तो सेव कर सकते हैं, वहाँ से आपको अगर आपको कुछ भी डाउट कहीं भी ज्योग्राफी में, तो आप यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं 7054351253 पर, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको भी आप डाउट में लगा लीजिए। 2 क्वेश्चन हो गए। अगला देखते हैं, ठीक। तो इसमें भी आप देख लीजिएगा, एक बार डाउट लगा लीजिएगा। हमको पूरा संभावना यही मानेगा, ठीक है, आयोग, लेकिन फिर भी आप डाउट इसमें लगा लीजिएगा। बाकी अगला देखते हैं कौन से डाउट क्वेश्चन है। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखिए अब इसमें किस देश में मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसमें भारत ही होती है। अभी बहुत सारे लोग आपको मतलब आप भी सोच रहे होंगे क्या होगा आंसर, तो भारत में ही सबसे ज़्यादा मानसूनी वर्षा होती है। आप पढ़ेंगे बुक तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो अब अलग दिखा सकता है। जब बुक आप पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान एक बार पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, आपको सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब आयोग के ऊपर है, डी मानेगा ई मानेगा, दोनों में से आप अगर कोई डी माना होगा या ई माना उसी का सही होगा। बाकी एक इसमें से कोई नहीं होगा, हरमट्टन या हबूब में से कोई एक नहीं सही होगा। होगा तो दोनों सही होगा, नहीं होगा तो कोई नहीं होगा, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे देखिए किस प्रजाति को आधुनिक मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज माना जाता है, तो होमो इरेक्टस ही है। जब आप लोग एच डी मौर्य की बुक, ठीक है, मानव भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आगे देखते हैं, कौन से, देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डाउट हैं आप ज़रूर उसको लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें भी डाउट लग रहा हो तो लगा सकते हैं, लेकिन ये डाउट नहीं है, ठीक है, ये सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, देखिए इसमें भी बहुत सारे लोग एक से अधिक लगाए होंगे, तो आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा हुआ प्राथमिक कोयला उत्पादक क्षेत्र है, तो प्राथमिक जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है वो अपलेशियन क्षेत्र ही है, ठीक है। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो लगा सकते हैं, लेकिन यह मतलब 99% चांस है यही होगा, ठीक है। 1% आपको, देखिए ये तो पक्का नहीं होगा। पाउडर नदी बेसिन एकदम नहीं है, ठीक है, आपका कहीं नहीं लिखा हो बुक में। इलिनोइस लिखा हुआ है लेकिन प्राथमिक में नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान देंगे अपलेशियन ही प्राथमिक में लिखा हुआ है। बाकी अगर आपको लगता है डाउट तो लगाने में क्या दिक्कत है, लगा सकते हैं। फाइनल आंसर की तो आएगा, आयोग द्वारा ऑफिशियल आंसर की कुछ ही दिन में आ जाएगा, ठीक है, तो आप लोग लगा सकते हैं लगाने के लिए, लेकिन होगा नहीं। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे भी अगर आपको डाउट है तो लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग एक से अधिक मान रहे होंगे, लेकिन अगर आप लोग जलवायु विज्ञान सविंदर सिंह की पढ़ेंगे तो वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है जो मुख्य रूप से, ठीक है, सॉरी ये वाले क्वेश्चन नहीं बता रहे, यहाँ पे उन्होंने लिखा है मुख्य रूप से जो जो उनके लिखा हुआ है उनके स्रोत क्षेत्रों के आधार पर वायरस और प्राथमिक वर्गीकरण नहीं है, तो उन्होंने प्राथमिक वर्गीकरण में बस 3 ही को रखा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, उसके साथ ध्रुवीय क्षेत्र और उपोष्णकटिबंधीय, इन्होंने 3 क्षेत्रों को वही केवल माना है, जबकि सहायक के रूप में उन्होंने महाद्वीप एवं समुद्र को उसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है तो लगा सकते हैं, लेकिन हमको तो एकदम से चांस नहीं है, ठीक, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। आगे देखते हैं, इसमें भी अगर आपको डाउट है तो लगा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर, ठीक है, 100% उम्मीद है यही होगा। विवर्तनीय गतिविधियाँ इस सम स्थिति को, संतुलन को प्रभावित करती है, ठीक है। तो संतुलन मुख्य रूप से पूछ रहा है, जब पृथ्वी की आंतरिक गति के ही कारण सबसे ज़्यादा असंतुलन उत्पन्न होती है, ठीक है। तो संतुलन प्रभावित होती है किससे? पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियाँ। यहाँ पे आप लोग अंतर्जात बल और बहिर्जात बल पढ़े होंगे, ठीक है। तो अंतर्जात बल के कारण ये क्या होता है, असंतुलन उत्पन्न होता है, जबकि बहिर्जात बल क्या करता है, जो असंतुलन उत्पन्न हुआ है उसको फिर से वो संतुलित करने का प्रयास करता। तो दे रहा है सम स्थिति संतुलन को प्रभावित करता है। संतुलन को कौन प्रभावित करेगा? तो विवर्तनिक क्रिया ही संतुलन को प्रभावित करेंगी, जबकि कटाव और निक्षेपण जब असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा तभी क्या करेंगी? संतुलन करने का प्रयास करेंगी। आगे देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और कोई होगा तो होगा, ठीक है, नहीं तो कोई अब फिर चांस नहीं है डाउट का, ठीक है ना। देखिए अब इसमें सारे क्लियर हो जा रहे हैं, इसमें भी आप डाउट लगा सकते हैं, ठीक है। कह रहा है लिंग आधारित स्थान का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे एक फुटबॉल का स्टेडियम ही नहीं होना चाहिए, मतलब 99% चांस है यही नहीं होगा, बाकी और सब ठीक है हो जाएगा। देखिए फुटबॉल जो होता है ये पुरुष प्रधान खेल होता है, जो भी फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं केवल पुरुषों के होते हैं, महिलाओं का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच फुटबॉल का नहीं होता है। आप लोग सर्च कर लेंगे, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दैत्यवाद भूगोल के किस ओर ले जा रहा है, ठीक, तो यही होगा। बाकी और कोई यही 4-5 क्वेश्चन डाउट में है, आप उसको रख सकते हैं, उसको नहीं ऐड करेंगे उत्तर, ठीक, उत्तर में, ठीक है, अपने सही क्वेश्चन में उसको ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद आप लोग इसको बाहर रखने के बाद जीएस प्लस ज्योग्राफी में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ईमानदारी से आप लोग मोबाइल नंबर 7054351253 पे अपना नंबर बता सकते हैं, जिससे हम एक सटीक कट ऑफ बताने का कल प्रयास करें, ठीक है। देखिए जब तक आप लोग सही नहीं बताएंगे तब तक कोई भी कट ऑफ सही नहीं बता पाएगा। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है, हमने जो बता दिया आंसर, अब आप क्या करेंगे, किसी का और जाके देखेंगे, अगर आपके अनुसार मान लीजिए क्वेश्चन हमने बताया कौन सा जैव ऊर्जा चक्र नहीं है, ठीक है, हमने बता दिया ई नहीं है, इनमें से कोई बता दिया केवल 20, इसमें 20 सही है, एक मान लेते हैं, कोई तो बताएगा नहीं, सभी इनमें से कोई नहीं बताएगा। मान लीजिए कोई बता दिया कार्बन चक्र, ठीक है, नहीं है, तो आप अगर लगाए हैं बी और उसने बता दिया बी और जिसका होना चाहिए ई, तो आप मेरा वाला नहीं मान के उनका वाला मान देंगे, तो आप ये इसको सही में जोड़ लेंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए एक क्वेश्चन ये है दैत्यवाद भूगोल किस ओर ले जा रहा है, ठीक है, तो आपने लगाया है बी और किसी ने बताया हुआ है, ठीक है, आपका ये बताया हुआ है, हमने बी बता दिया तो आप हमारी वाली मान लिए, तो क्या होगा, दोनों में जब अंतर वाले क्वेश्चन आप अपने अनुसार सही मान रहे हैं कि देख के उनका सही है उनका गलत है, उनका सही है उनका गलत है, तब आपके ऐसे 5-6 क्वेश्चन ऐसे आप सही मान लेंगे जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इससे आपके लास्ट में क्वेश्चन क्या होंगे, बहुत ज़्यादा घट जाएंगे। तो आप लोग ईमानदारी से वही क्वेश्चन का मतलब सही मानेंगे जो हमने बताया है ये सही है और ये डाउट में है, ठीक है। तो आप लोग अगर इस तरह से अपने डाउट वाले क्वेश्चन को बाहर करके, मतलब मान लीजिए 5-6 क्वेश्चन आपके डाउट है, इसको हटा दीजिए, बाकी कितना बचा 144 क्वेश्चन, सॉरी 114 क्वेश्चन बचा। अब इस 114 में देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इस 114 में जो सही हो रहे हैं उसको आप ऐड कर लीजिए, मान लीजिए इसमें आपके 70 क्वेश्चन सही हुए, तो आप 70 ही बताइए, जो 6 क्वेश्चन डाउट थे उसको अलग रख दीजिए, वह बाद में
क्या होगा, इसमें से दो, एक सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ से आपके घटने के चांस नहीं रहेंगे, ठीक है, बढ़ने के ही चांस रहेंगे। आप इसको भी ऐड कर लिए हैं, 70 प्लस 76 ऐड कर लिए हैं, तो आप घटेगा तो कितने पे आएंगे, 70 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका वास्तविकता जो है वही बताएंगे, इससे आपका एक अच्छा कट ऑफ निकल के आएगा कल, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।